नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सीएस प्रतीक बंसाली ज्ञान सागर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज सीएमए इंटर का पहला एग्जाम जून 2026 के लिए लॉ का हो चुका है और हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है अभी एग्जाम होने के बाद में। तो आइए अब हम इस छोटे से वीडियो के अंदर ये जानते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन क्या है और आप उससे मैच कर सकते हैं कि एक तरीके से आपकी परफॉर्मेंस आज क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या रही। तो आइए हम एक एक करके जो है वो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। पार्ट ए की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे को पार्ट ए में जो क्वेश्चन दिया गया, यदि अपन सबसे पहले क्वेश्चन को देखें तो लिखा हुआ है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया है इन्होंने। पहला, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर और नन ऑफ द अबव। तो देखा जाए तो इसका आंसर होगा, आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद में दूसरे पे चलते हैं। which one of the following mode of ADR is not the same as judicial proceeding of any other kind of ADR। मतलब कि जो ADR हमारे दूसरे तरीके से होते हैं और जो ये वाले हमारे ADRs इंडिया के अंदर होते हैं, उन दोनों ADRs में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए उसमें यदि देखा जाए ना तो आर्बिट्रेशन का, मीडिएशन का और कंसिलिएशन तीनों बहुत कॉमन है अदर कंट्रीज के एडीआर में और हमारे वाले एडीआर में। तो इसका मतलब हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा ये वाला, यानी कि हमारा इसका आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट पे इस पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे को दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर पे मतलब थर्ड नंबर पे दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोना नॉन ग्रेटा। जनरली स्टूडेंट लैटिन टर्म्स को याद करके नहीं जाते हैं। क्लास में बोला जाता है कि भाई आपको लैटिन टर्म्स को याद करके जाना है, लेकिन स्टूडेंट जनरली याद करके नहीं जाता। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब हो गया नॉट ए रेस्पेक्टेड पर्सन, नॉट ए वेलकम गेस्ट और नॉट ए फेमस पर्सनालिटी। करेक्ट आंसर इज अनएक्सेप्टेबल पर्सन। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन नहीं दिया जाता, लेकिन एग्जाम में अब की बार इंस्टीट्यूट ने आपके साथ में गेम खेल लिया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें लिखा ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 10th of June by a letter which reaches B on 12th June। ठीक है, बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 14 जून। मतलब बी ने अपना जो एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया वो 14 जून को पोस्ट किया है, विच रीचेज ए, जो कि ए के पास में यानी कि ऑफरर के पास में कितनी तारीख को पहुंच रहा है, 16 तारीख को पहुंच रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन है वो ए के अगेंस्ट में, ए कौन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, ऑफरर है, तो ऑफरर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा। तो ऑफरर के अगेंस्ट में आप बताइए मेरे को कि भाई आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, क्या ऑफरर के पास में कब हमारा ये जो लेटर है वो लेटर हमारा पहुंच गया होगा। तो हमारा आंसर देखा जाए तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी 14th of June। उसके बाद में अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेस ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे द डेट टू। आप किससे डेट की बात करेंगे, क्या इन तीनों चारों में से कौन सा सबसे इजीएस्ट आंसर दिख रहा है। सबसे इजीएस्ट आंसर दिख रहा है क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर से जो हमने पैसा लिया था हम उसको पेमेंट करने में फेल हो गए तो हमारी श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होती है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब इनमें से कौन सी चीज है कि जिसको कि अपन यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो कंजम्पशन ऑफ गुड्स को अपन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेते। कंजम्पशन ऑफ गुड्स का मतलब तो हो जाता है कि हमने गुड्स को कंज्यूम कर लिया, जबकि परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स में देखा जाए तो क्या क्या आएगा, माल का एक्सेप्टेंस आता है, बायर का एग्जामिनेशन आता है कि भाई बायर क्या कर सकता है, गुड्स का एग्जामिनेशन कर सकता है, वो राइट आता है बायर का, डिलीवरी आता है, ये सारी चीज आती है। सेल ऑफ गुड्स में अपने को दिया हुआ है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स में कहीं पर भी हमारे को कंजम्पशन ऑफ गुड्स की बात नहीं बोली गई है। उसके बाद में आते हैं द प्रेजेंटमेंट फॉर साइट इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर साइट। मतलब इन्होंने कहा कि आपको फॉर साइट प्रेजेंटमेंट करना है एक प्रोमिसरी नोट के केस में। तो अब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इस केस में जो है वो आप क्या करोगे कि आपका कौन सा वाला नोट है जिसको कि आपको प्रेजेंटमेंट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये वाला नोट होता है क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर साइट पेबल है, तो जब तक मैं उसको शो नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको दिखाऊंगा नहीं, तब तक वो मेरा जो नोट होगा, प्रोमिसरी नोट होगा, पेबल ही नहीं होने वाला है। उसके बाद में फिर आता है एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया, वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को जो कैपिटल उसने ले रखी है। तो इन्होंने कहा सच इंटरेस्ट विल बी पेबल। वो इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे, मॉड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो वाला इंटरेस्ट आपको कहां से पे करना है। बताइए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वो आपको पे करना पड़ेगा आपकी कंपनी, आपके पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से। उसके बाद में फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया वापस से हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9, अप्रूव्ड नेम ऑफ एलएलपी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, फिल इन द ब्लैंक दिया है, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। मतलब कि जो हमारा एलएलपी का नाम है
वो एलएलपी का नाम हमारा कितने समय तक के लिए, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कितने समय तक के लिए, कितने पीरियड तक के लिए वैलिड रहेगा, तो उसमें हमारे को टाइम दिया हुआ है। टाइम दे रखा है 1 महीने का, 2 महीने का और 3 महीने का। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है इसका सी, 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, फिर लिखा है एक थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट में जाकर आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पिटिशन फाइल्ड बाय द एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर फॉर वाइंडिंग अप बिफोर द ट्रिब्यूनल, मतलब एलएलपी ने या उसके पार्टनर्स ने ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन फाइल करी है वाइंडिंग अप के लिए, shall be admitted only if accompanied by a statement of affairs of the LLP on the date of petition and a resolution passed by, मतलब कि कितने प्रतिशत मेजोरिटी से या कितने जो है वो पार्टनर्स आपके रेजोल्यूशन पास कर ले, क्या आपका यहाँ पर जो है वो ये एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, वहां पर आपके 3/4 मेजोरिटी से यदि एप्लीकेशन आपकी अप्रूव होती है, आपके पार्टनर्स की मीटिंग में 3/4 मेजोरिटी से यदि रेजोल्यूशन पास होता है, तो एनसीएलटी आपकी एप्लीकेशन को अडॉप्ट करेगा, अदरवाइज एनसीएलटी आपकी एप्लीकेशन को अडॉप्ट नहीं करेगा। उसके बाद में अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया। इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर, व्हाट एडिशनल फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड। मैंने आपको हमेशा बोला है जब मैंने फैक्ट्री एक्ट पढ़ाया है कि इसमें से डेटा बहुत काम का है, डेटा के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वही इन्होंने कर दिया, डेटा के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया। जो मैंने बोला था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें लिखा हुआ है एन एम्बुलेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड साइज, मतलब कि एक प्रिस्क्राइब्ड साइज की जो एम्बुलेंस है ना, आपको वो नेसेसरी इक्विपमेंट और नेसेसरी नर्सिंग स्टाफ के साथ में मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। उसके बाद में आइए, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया, फॉर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे को एप्लीकेशन आरओसी को या आरडी को कौन से फॉर्म में लगानी है? ऑफ कोर्स सी बात है, आईएनसी 27 में जाएगी एप्लीकेशन, आंसर होगा डी। उसके बाद में आते हैं, एक बहुत इजी क्वेश्चन कंपनी लॉ से उठा लिया इन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज जनरली कंसीडर्ड एन ऑर्डिनरी बिजनेस एट एन एजीएम, मतलब कि एजीएम में जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है वो इनमें से एक, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज जनरली कंसीडर्ड ऑर्डिनरी बिजनेस, इनमें से कौन सा ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो जनरली ट्रीट होगा? ऑफ कोर्स सी बात है कि यदि देखा जाए तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही होगा, क्योंकि अपन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं और फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन करते हैं, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अ कंपनी थ्रू एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसको कि आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके रिमूव नहीं कर सकते हो। देखो मैंने क्लास में कंपनी लॉ पढ़ाते समय आपको बताया है कि यदि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर होता है या कोई भी डायरेक्टर जिसको कि गवर्नमेंट ने, कोई भी डायरेक्टर जिसको कि एनसीएलटी ने अपॉइंट करा है, उसको आप शेयर होल्डर्स या आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आप उसको रिमूवल नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए, यानी कि अंडर सेक्शन 242 में आपने जिस डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट किया है उसको आपकी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके रिमूव नहीं कर सकती है। इसके बाद आइडिया, ये एथिक्स में से क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स अपने को पता होता है इस नंबर पे एथिक्स में से क्वेश्चन आएगा। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, आइडिया दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना इस क्वेश्चन को पता है कहां से समझा होगा, बोले सर ये वाला क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 1 जो दिया हुआ है ना अपने को, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, उसमें से है, जबकि ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है द आइडिया दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू दैट society creates inequality, no, law is made by the government, no, human is born equal और ह्यूमन इज बॉर्न अनइक्वल। ऑफ कोर्स ये बात है ना कि इंसान जब पैदा होता है तो वो तो सभी एक जैसे होते हैं, तो इसलिए क्या है कि इसलिए हमारे को जो कानून का एक तरीके से प्रोटेक्शन है या कानून के सामने हम जो लोग माने गए हैं ना वो भी एक जैसे माने गए। क्यों? क्योंकि जब हमारी पैदाइश होती है ना तो हम पैदा भी सब एक जैसे होते हैं, सभी तो बच्चे होते हैं, तो इसलिए कानून की नजर में भी हम सारे के सारे लोग क्या है, एक जैसे माने जाएंगे। ठीक है, ये तो था हमारा पार्ट ए। अब आते हैं अपन पार्ट बी पे। देखो पार्ट बी में हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन करने थे, उसमें से हमारे को 5 क्वेश्चन करने, यानी 5 क्वेश्चन करने। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन किए वो आप देख लेना, मैं सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला बहुत इजी क्वेश्चन दिया, एक डिफरेंस हमारे को करना था, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका आंसर है ना, यदि आप टेबुलर फॉर्मेट में बना के देते तो बहुत इजी रहता, आपने दिया होगा जैसा भी दिया अभी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपको क्या लिखना था कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस की मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय परफॉर्म पे कैसे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म कर देते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस वाला, और दूसरा कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट की आप एग्रीमेंट बनाकर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को आप डिस्चार्ज करते हो, तो ये चीज हमारे को लिखनी थी। बट इसका आंसर यदि आपने टेबल फॉर्मेट में दिया होगा तो आंसर का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहा होगा। बाकी ठीक है, आपने पैराग्राफ स्टाइल में भी यदि आंसर लिखा है
तो उस पे भी आपको स्टेप मार्क्स में एग्जामिनर नंबर देगा। उसके बाद आते हैं, एक बहुत इजी क्वेश्चन दिया, मतलब वाह क्या क्वेश्चन आया है। एक्सप्लेन बेलमेंट, कि बेलमेंट क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। और हमेशा मैं आपको क्लास में एक बात बोलता हूं, जिस चीज की डेफिनेशन पूछी, मतलब जिस चीज के अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और उसके एलिमेंट पूछे जाए, तो आप हमेशा उसकी डेफिनेशन में से उसके एलिमेंट निकालो। देखो इसने क्या करा, इसने 7 नंबर के क्वेश्चन में, मैं मान के चलता हूं शायद 2 से 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन पूछा होगा, 2 से 3 मार्क्स का अकेला ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बेलमेंट क्या होता है और उसके फैक्टर, उसके इंग्रेडिएंट्स बताने। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन द बेलमेंट एंड प्लेज, एक पैराग्राफ मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स को याद होगा कि सर आपने पढ़ाया था और हमें याद है, वो स्टूडेंट तो बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस लिख के आए होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी का जो है वो मेरे हिसाब से 3 से 4 मार्क्स के अंदर ये डिवाइडेशन आपका हुआ है, और इसका हार्ड टू हार्ड 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर आंसर बनता है कि बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस क्या है। कोई बहुत ज्यादा बड़ा आंसर इसका नहीं है। चलिए जी, उसके बाद में आते हैं एनालिसिस द लीगल प्रोसीजर। एक अपने को प्रोसीजर बताना है, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू अ, आगे बोला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब कि एक हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आपने एलएलपी में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा भाई। आपको रन एलएलपी भी फाइल करना पड़ेगा, आपको आरओसी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी कंपनी को जो है वो अपने को एलएलपी में लाना पड़ेगा, तो एलएलपी में डीपीज अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो डायरेक्टर्स है वो डीपी में कन्वर्ट होंगे। ऐसे आपको पूरा है ना प्रोसीजर बताना था। तो आपने जितने स्टेप पे प्रोसीजर बताया होगा, आपका जितने स्टेप पे आंसर सही होगा, उतने मार्क्स आपको स्टेप मार्किंग के हिसाब से जो है वो दे दिए जाएंगे। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एनालिसिस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द इंटरनेशनल लॉ अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देखो थोड़ा सा इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने बोला है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताइए, एनालिसिस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। आपको ध्यान हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला जो चैप्टर था, उसमें सबसे पीछे पीछे जाकर इंटरनेशनल लॉ के कुछ एक 3-4 पैराग्राफ के अंदर टॉपिक दिए हुए थे। यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसको मॉड्यूल में भी दे रखा है, और जो अपने ज्ञान सागर क्लासेस के नोट्स है उसमें भी दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन उठा है ना, वो ज्ञान सागर क्लासेस के नोट्स के सबसे आखिरी में से और मॉड्यूल के अंदर से देखे जाए तो वहां से क्वेश्चन इन्होंने एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठाया है। और आपको बताना था, आपको याद दिला दूं आपके हिंट के लिए, आपका वो जो प्रोमिसरी नोट था, बिल था या चेक था, उसको आपने पेबल किया इंडिया में, आपने ड्रॉन किया आउट ऑफ इंडिया, फिर उसमें ना कोई मान लीजिए कि ऐसा कोई आपका प्रोमिसरी नोट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आपने फॉरेन कंट्री में लिखा था, फॉरेन कंट्री में पेबल था, वो वाले टॉपिक पे आपको यहाँ पर आंसर लिखना था, वो पूरा टॉपिक आपको समझाना था इसमें। इसने क्वेश्चन को घुमा के दिया है और कुछ नहीं करा है, आंसर हमारा वही का वही है। उसके बाद एलाबोरेट द स्पेसिफिक एक्सक्लूजन, एक बहुत गजब सवाल पूछा है। आप ज्ञान सागर क्लासेस में मेरे पुराने वाले वीडियोस उठा के देखेंगे ना, मैंने बहुत बार बच्चों को ये बात बोली है, तुम्हारे से एक सवाल पूछ सकता है कि वेजेस में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं इंक्लूड होगा। मेरे को इंट्यूशन थे इस सवाल के, और देखो मेरे इंट्यूशन सही हुए, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन पे सवाल पूछ लिया। मतलब मेरे को ये था कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों पे सवाल पूछेगा, लेकिन इन्होंने एक्सक्लूजन पे सवाल पूछ लिया। आप जो मेरे से स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बता देना कि बोले सर हाँ आपने ये बात बोली थी, हमें क्लास में ध्यान आ गई, और देखो एक्सक्लूजन वाले पे सवाल आया कि नहीं आया। तो हमारे को इसमें ये बताना था कि हम जो वेजेस कोड दिया हुआ, उस वेजेस कोड में जो वेजेस शब्द की डेफिनेशन, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड की बात कर रहा है, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन क्या क्या था, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। is summarize the various points to be noted regarding the filing of a nomination for receiving the gratuity under the payment of gratuity act 1972। आपको याद हो, अपने जब ग्रेचुटी एक्ट पढ़ा था, उस ग्रेचुटी एक्ट में नॉमिनेशन वाला एक टॉपिक दिया हुआ है अपने नोट्स में, ज्ञान सागर क्लासेस के नोट्स में एक नॉमिनेशन वाला टॉपिक दिया हुआ है। उस नॉमिनेशन वाले टॉपिक में फॉर्म नंबर एफ जी एच आई जे ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, और अपन ने वहां पर नॉमिनेशन के अलग अलग जो है वो पॉइंट्स 2-2 लाइन में लिखे हुए हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने क्लास में आपको पढ़ाए थे, जिसमें कि मैंने आपको बोला था आपका नॉमिनी कौन होगा, आपका फैमिली मेंबर होगा, यदि फैमिली मेंबर नहीं है, अनमैरिड है, जब वो उसकी शादी हो जाती है, मैरिड हो जाता है, तो उसके बाद में उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, देन दैट पर्सन विल बी अ नॉमिनी ऑफ योर ग्रेचुटी, राइट। मैंने इस तरीके का टॉपिक आपको पढ़ाए थे, याद होगा। इस टॉपिक में वो आंसर लिखना था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में आते हैं, लिस्ट डाउन द रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट। वाह, अपने नोट्स में से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एज इट इज ये क्वेश्चन उठ के आया है। दैट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ मेकिंग देयर ऑफ। आप लोगों को, बच्चों को ध्यान होगा, MGT 14
30 डेज में आरओसी के पास में फाइल करना होता है, मैंने आपको बता रखा है, लिखवा रखा है। आपको पता होगा कि कुछ हमारे स्पेशल रेजोल्यूशंस होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करने का बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बोर्ड के रेजोल्यूशंस हो गए, या ऐसे रेजोल्यूशंस जिसमें कि हमारे को यूनानिमस कंसेंट चाहिए होती है, लेकिन यूनानिमस कंसेंट नहीं मिलती, तो 75% मेजोरिटी से हमारे को कंसेंट मिल जाती है। वो वाला जो टॉपिक था, वो उसका आंसर हमारे को यहाँ पे लिखना था। तो अब जिन बच्चों ने वो आंसर लिखा होगा उनको तो परफेक्टली 7 में से मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बाकी का देखो अब क्या होता है, आप लोगों ने क्या करा, आप पढ़ के गए थे कि नहीं पढ़ के गए थे, तो बहुत इजी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया। चलो उसके बाद में देखते हैं। अच्छा, व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्वायर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो यार, ये थोड़ा सा है ना दिमाग वाला क्वेश्चन दे दिया है ना। इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपकी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब वो आपकी कंपनी में आएगा तो एज पर कंपनीज एक्ट वो आपके यहाँ पर आकर कौन कौन से मैटर है जिनकी इंक्वायरी करेगा, कौन कौन सी चीजें जिनके बारे में वो इंक्वायरी करेगा, तो आपको वो बताना ना। तो अब वो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं, बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, रिटर्न है, कंप्लाइंसेस है, क्या क्या चीजें जिनको कि वो देखेगा, आपको वो सारी चीजें यहाँ पर बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ज्यादा बड़ा इसका आंसर नहीं है, आंसर बहुत छोटा है, और क्वेश्चन हमारा है 7 मार्क्स का, राइट। अब आते हैं अपन केस लॉज की बात पे। जो केस लॉज क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे बच्चे छोड़कर जाते हैं, जबकि केस लॉज होता है बहुत इजी। ठीक है, अपन देखो एक बार केस लॉज को देखते हैं क्या लिखा। मिसेज रिया इज द डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी है। शी होल्ड ए वैलिड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके पास में कोई आईटी वाईटी की डिग्री है, साइबर सिक्योरिटी की डिग्री ले रखी होगी उसने। एक बोर्ड मीटिंग होती है, द सीईओ रेज्ड कंसर्न अबाउट इंक्रीज साइबर थ्रेट। कोई सीईओ साहब होंगे कंपनी के, उन्होंने कहा कि बोले यार आजकल साइबर थ्रेट रेट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, आप देखते हो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो आप सब लोग। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेज रिया अंडरटुक टू रिजॉल्व द इशू एंड सक्सेसफुली सिक्योर्ड द कंपनीज ऑनलाइन सिस्टम। तो मैडम ने क्या करा कि जो डायरेक्टर थी ना मिसेज रिया, वो क्या है आईटी में एक्सपर्ट थी, साइबर लॉज में एक्सपर्ट थी, तो उसने क्या है कंपनी के बोर्ड की रिक्वेस्ट पे कंपनी के लिए जो ऑनलाइन सिस्टम था ना, उसको उन्होंने सिक्योर कर दिया, उसको उन्होंने सेव कर दिया मैडम ने। ठीक है, अच्छा, सब्सिक्वेंटली सबमिटेड अ बिल ऑफ ₹5 लाख फॉर हर प्रोफेशनल सर्विस। और उसने क्या करा, उसने 5 लाख रुपए का बिल दे दिया कंपनी को। भाई साहब बताओ, 5 लाख रुपए का बिल। However, CEO instructed the accounts department not to honor the bill, arguing that this constitute a special service and is already covered under Mrs. Ria's remuneration as director। और पता है वहां पे क्या हुआ कि जो आपका सीईओ था ना, उसने इंस्ट्रक्शन किया अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, कैशियर को बोला कि कैशियर साहब मैडम का 5 लाख रुपए का बिल क्लियर मत करना। बोले क्यों? इसलिए मत करना क्योंकि ये तो मैडम की सर्विस के अंदर ही आता है। तो मैडम ने ये सर्विस तो जो है वो कंपनी के ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग ही दी है, उनका ऑब्लिगेशन था, उनकी ड्यूटी थी, तो अपन उनको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए का पेमेंट नहीं करेंगे। अच्छा चलो, additionally he claims that paying the bill would cause the total director's remuneration to exceed 11% of the net profit under the company's act। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि इनको 5 लाख रुपए देते हैं ना, तो जो नेट रेम्यूनरेशन अपन पढ़ते हैं ना शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग कि भाई 11% से ज्यादा का नहीं जाना चाहिए नेट प्रॉफिट का, बोलिए उसको भी क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, कैन मिसेज रियाज बिल बी लीगली ऑनर्ड, डिसाइड द केस एंड एनालाइज द लीगल पोजीशन विद रेफरेंस टू द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड स्पेशल सर्विस। अब अपने से क्वेश्चन ये पूछा है कि अपने को एक तो केस को एनालिसिस करना है, और केस को एनालिसिस करके लीगल पोजीशन को एनालिसिस करके हमारे को बताना है कि क्या ये जो स्पेशल सर्विस के लिए जो बिल आया है अपने पास में, क्या ये बिल का ऑनर्ड होगा, मतलब कि क्या इस बिल का पैसा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। बच्चों आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये कंपनी की एक डायरेक्टर है, ठीक है, इसके पास में एक वैलिड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जिसके बेसिस पर इसने क्या करा कि जिसके बेसिस पर इसने कंपनी को वो सर्विस दी है। आ गई बात समझ में। और आप एक चीज ध्यान रखना कि जब इसने कंपनी को सर्विस दी है तो अलग से इसने किसी भी तरीके का कोई अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, या मैं ये बोलूं कि ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होती और फिर उसके बाद में क्या होता, फिर उसके बाद में मान लो ये अपनी सर्विस आपको दे रही होती, एक्स्ट्रा में कोई सर्विस दे रही होती, तो बिल रेज करने की बात आती। लेकिन चूंकि यहाँ पर अपन मानकर ये चल रहे हैं कि ये हमारी कंपनी के लिए क्या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और यदि आईटी वाईटी के अंदर सिक्योरिटी लॉ में यदि एक्सपर्ट है, और यदि इसने अपनी कोई सर्विस दे दी, तो शी कैन नॉट रेज द बिल ऑफ ₹5 लाख। पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये 5 लाख रुपीस का जो बिल है ना वो रेज नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर इस प्रोविजन को आपको डिस्क्राइब करना था। आपको कुछ एक फैक्ट्स लिखने हैं, जैसा एज यूजुअल मैंने आपको सिखा रखा है, फैक्ट्स लिखने हैं, फिर आपको इसका प्रोविजन बताना है कि सर ये एक एनईडी नहीं है, ये ईडी है, और उसके बाद में लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना था। तो 3 स्टेप पे हमारा ये क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन की सेकंड, इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में, a shareholder of a company has many right under the companies act, explain। very easy question, very easy question, very easy question। शेयर होल्डर्स के राइट क्या हैं, आपको शेयर होल्डर्स के राइट लिखना है।
आपको शेयर होल्डर्स के राइट बताने थे कि शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट थे। ऑलमोस्टली जिन स्टूडेंट्स ने 7 से 10 राइट लिखे होंगे, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि उन लोगों को 7 में से 6 मार्क्स तक का स्कोर आराम से हो जाएगा। बहुत इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नॉट टू बी डिस्कस्ड। उसके बाद में आते हैं एथिक्स क्या होता है, एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द एथिक्स एंड लॉ। ये क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगेन नॉट टू बी डिस्कस्ड कि सर एथिक्स क्या होता है और एथिक्स का लॉ के साथ में रिलेशन क्या है, वो ऑलरेडी अपना बहुत बार डिस्कस हो चुका है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या है, आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में भी आता है। समराइज द न्यू थीम एंड चैलेंज दैट मैनेजर फेस करंटली फॉर द डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम अंडर द वैल्यू चेन। हाँ, ये जरूर है कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें चूंकि आपको ये बोल रहा है कि आप है ना समराइज द न्यू थीम एंड चैलेंजेस, मतलब आप वो नए एवेन्यूज बताइए, आप वो नए चैलेंजेस बताइए जो कि आपके आज की तारीख में जो हमारे अकाउंट जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं या मैनेजिंग जो आपके मैनेजमेंट करने वाले जो लोग हैं उनके सामने वो क्या क्या चीजें आती है, वो क्या क्या चीजें फेस करते हैं, तो वो क्या चैलेंज होते हैं, क्या थीम होती है, आपको यहाँ पर वो बतानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। खैर एनीवेज, अपन आते हैं इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें इन्होंने लिखा मिस्टर अजय अपॉइंट हिज एजेंट, मिस्टर अजय ने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया है विजय को, टू रिकवर 20 लाख रुपए फ्रॉम सुजय, कि उसने कहा कि भैया तेरे को सुजय से 20 लाख रुपए रिकवर करके लाने, एंड इन्वेस्ट इट सेफली इन ए सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, और उसको 20 लाख रुपए को लाके इन्वेस्टमेंट करना है। विजय सक्सेसफुली रिकवर्स द फुल अमाउंट फ्रॉम मिस्टर सुजय एंड इन्वेस्ट 18 लाख इन अ फंड ए सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट और 2 लाख इन अ फंड बी अ रिस्की इन्वेस्टमेंट व्हिच शुड हैव नोन टू बी बैड। मतलब 18 लाख रुपए तो उसने वहां लगा दिए जहां सेफ था, और 2 लाख रुपए उसने ऐसी जगह लगा दिए जहां की मामला क्या हो सकता था, गड़बड़ हो सकता था। फिर बोलता है, आगे लिखा है इसमें, व्हेन मिस्टर अजय लर्न दिस ही बिकेम फ्यूरियस, डिनाइड एनी रेम्यूनरेशन टू मिस्टर विजय एंड डायरेक्टेड हिम टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ ₹25,000। देखो आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये एजेंट ने पैसा लगाया ना, वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग लगाया है, समझ गए आप मेरी बात, और उसने गुड फेथ में लगाया, उसने उसको पता था कि यहाँ पर जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो वो क्या हो सकता है, एक तरीके से वो पैसा डूब भी सकता है, वो पैसा मेरा जो है वो जा भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है, बैड डेट्स भी हो सकता है। On the other hand, Mr. Vijay argues that he recovered the amount from Mr. Sujay and performed his duty to by investigating the money, and that the loss was outcome for the normal in investment risk, and he believes he should receive the remuneration and the loss should be borne by Mr. Ajay। और उसने कहा कि ये लॉस मैं नहीं झेलूंगा, जो 2 लाख रुपए आपने लगा दिए गलत तरीके से, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जहां से रिकवरी नहीं हो सकती है, बोले 2 लाख रुपए का लॉस मैं नहीं झेलूंगा, ये मेरा प्रिंसिपल झेलेगा। और एक अपन ने प्रिंसिपल पढ़ भी रखा है, एक रूल भी है एजेंसी वाले टॉपिक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि यदि एजेंट अपने ऑथोराइजेशन में, अपनी लिमिट्स में यदि रहकर कोई भी काम करता है, कोई भी एक्शन करता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बट ऑफ कोर्स ही बात है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी किसकी, उसके प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर इस काम को करने के लिए ऑथोराइज था, जबकि ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया, ऐसा कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि ये व्यक्ति सेफली इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएगा या अनसेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएगा। तो ठीक है, यदि अपन ऐसा मानकर चलते हैं या अपन ऐसा ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी यदि अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो भी हमारा आंसर सही होगा कि सर अपन ने क्या करा है, अपन ने यदि 12 लाख रुपए मतलब सॉरी 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया सेफली में और 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया अपन ने अनसेफ इन्वेस्टमेंट में, तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो अपना रेम्यूनरेशन या अपना जो भी कमीशन है वो क्लेम कर सकता है। फिर क्या लिखा आगे अगला, demonstrate the different point to be stated in the auditor report by the auditor as per the companies act। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपकी बार क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को इंस्टीट्यूट ने बहुत ट्रिकी कर दिया, और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये बोला एक क्वेश्चन इजी दे दिया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया, और यहाँ पर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में सिर्फ ये चीज पूछना चाह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट में आप कौन कौन से कंटेंट है जो कि आप मेंशन करेंगे वो आपको बताना है, और पॉइंट टू पॉइंट आपको मुश्किल से 5 से 7 कंटेंट बताने थे, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 पॉइंट भी यदि आप बताते जाएंगे तो 7 मार्क्स आपके कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो लॉ का पेपर था। आई होप कि आप लोगों ने अपना पेपर में परफॉर्मेंस अच्छा किया होगा, एंड आई विश अ वेरी गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर रिजल्ट, एंड थैंक यू।